अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेंटोर फुरकान शाहिद और आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजरियल फंक्शंस में सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। अगर डेफिनेशन के हवाले से देखा जाए तो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज द डेफिनेशन सिग्निफाइज कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाने का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब क्रिएशन करना, ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करना, उनको मैनेज करना, उसके अंदर जॉब्स डेवलपमेंट, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसके आपस में जो जो जॉब्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ग्रुप करना, ये सारा जो निज़ाम है उसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। इसके बाद इसमें आता है कि इसका पर्पस क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का पर्पस क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग का पर्पस होता है इससे एक तो काम डिवाइड हो जाता है, जो स्पेशलाइज्ड वर्कर हैं उनके ऊपर जो काम है वो उनकी काबिलियत के मुताबिक डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपकी जो डिपार्टमेंट हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं एज़ पर डिस्क्राइब्ड मैनर, एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। और उसके बाद इसमें आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो किस तरह से होनी है। अगर प्रोडक्शन करनी है तो वो किस चैनल के थ्रू ऑर्डर आएगा तो करनी है। अगर प्रोक्योरमेंट करनी है तो वो किस तरह से करनी है। पेमेंट का क्या तरीक़ाकार होगा। आपस में डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। ये सारी चीज़ें इसकी पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आती है। उसके बाद आता है वर्क स्पेशलाइजेशन। वर्क स्पेशलाइजेशन कहते हैं द डिग्री टू विच द वर्क इज़ असाइंड टू अ पर्सन। एक शख्स को उसकी काबिलियत के मुताबिक काम को डिवाइड करके देने का नाम वर्क स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद आ जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, इसको हम एक या दो वीडियो के अंदर डिवाइड करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसको समअप करूँ, लेकिन ये दो वीडियोस या तीन वीडियोस के अंदर डिवाइड होगा। उसके बाद आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये सारा ऑर्गेनाइजिंग है उसके अंदर ही सारा समअप किया गया हुआ है। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन आता है द बेसिस ऑन विच जॉब्स आर ग्रुप्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मुख्तलिफ शोबाजात की जो जॉब्स हैं वो किस तरह से आपस में ग्रुप की गई हैं, वो किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के जो कम्युनिकेशन है उसके उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती हैं। तो उस चीज़ का नाम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन किस किस तरह की हो सकती है? अब वो फंक्शंस के अतबार से हो सकती है, लाइक सेल, परचेज, अकाउंट्स, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके अलावा आपकी जियोग्राफिकल तरीके से हो सकती है, लाइक ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, सॉरी। और उसके बाद प्रोडक्ट के हवाले से हो सकती है, लाइक एक सेगमेंट आपका टी बनाता है तो दूसरा सेगमेंट आपका सोप, ये पाउडर, ये सर्फ, ये शैम्पू, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। फिर उसके अलावा आपकी ये अब प्रोसेस के हवाले से आपस में डिपार्टमेंटलाइजेशन हो सकती है, लाइक डाइंग, कटिंग, स्टिचिंग, इस तरीके से। और कस्टमर्स के हवाले से हो सकती है, लाइक लोकल, रिटेलर, होलसेलर। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिनके तहत आप डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है चेन ऑफ कमांड सिस्टम। जैसे आर्मी में चेन ऑफ कमांड सिस्टम होता है, लाइक द वन पर्सन इज़ आंसरेबल ओनली टू अबव वन पर्सन। जो उसका सीनियर है वो सिर्फ उस एक बंदे को ही जवाबदेह होता है, और डिफरेंट अदर डिपार्टमेंट के हेड्स उससे पूछ नहीं सकते कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, आपकी जो कमियां कोताहियां हैं उसके बारे में। जो उसका बॉस है, जो उसका सीनियर है, वो उसके सवाल कर सकता है और वो उसको जवाब देगा इस चीज़ का। तो ये इस चीज़ को चेन ऑफ कमांड सिस्टम कहते हैं।
उसके बाद आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द नेम सिग्निफाइज दैट, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद कि आप किसी को कोई जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी इज़ यूजलेस। अगर आप किसी को कोई काम दे रहे हैं और उसको अथॉरिटी नहीं दे रहे वो काम करने की, तो वो बिल्कुल यूजलेस है, वो काम नहीं कर पाएगा, वो नतीजा है नहीं साबित हो पाएंगी। उसको पावर देनी पड़ेगी कि वो उस काम को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को विद अथॉरिटी एंड विद पावर फुलफ़िल कर सके, और उसका जो नतीजा हो वो मायने हेज हो, कि जो कुछ हासिल करने के लिए उसको अथॉरिटी दी जा रही है वो उसे हासिल कर सकता हो। अब अथॉरिटी जो है वो, अब यह रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको फुलफ़िल करने के लिए जो अथॉरिटी, जो पावर दी जाएगी वो किस तरह की हो सकती हैं। वो पावर आपकी लेजिटिमेट पावर हो सकती है, जो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किस पोजीशन पे हैं वो वहाँ से आती है, लाइक मैनेजर, सीईओ या चेयरमैन या जीएम। फिर उसके बाद एक रिवार्ड आता है, कि रिवार्ड की पावर ये है कि लाइक आप किसी को फाइनेंशियली कोई बोनस या किसी का इंक्रीमेंट या इंसेंटिव या कमीशन दे सकते हैं, ये उस लिहाज से है। फिर आ सकता है कोर्सिव पावर आ जाती है, लाइक एबिलिटी टू पनिश समवन, आप किसी को पनिश कर सकते हैं। फिर नॉलेज बेस आती है एक्सपर्टीज़ के लिहाज से, लाइक आप एक्सपर्टीज़ अपनी, आपके पास ऐसा नॉलेज है, स्किल है कि दूसरे आपसे मुतासिर हो सकते हैं, ठीक है, तो वो उस लिहाज से आती है। फिर एक रेफरेंट है, लाइक आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि लोग उससे मुतासिर होते हैं और लोग आपसे मुतासिर होके आपके पास आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, काम सीखते हैं, करते हैं। इस तरह की जो पावर होती है उसको रेफरेंट कहते हैं। फिर आता है इसमें लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। अब लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी जो है वो सुपीरियर एक्सरसाइज है ओवर हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट। जो एक लाइन ऑफ स्टाफ अथॉरिटी से मुराद ये है कि आपके जो इमीडिएट सबॉर्डिनेट है उसके ऊपर जो आप एक सुपीरियर की एक्सरसाइज होती है, वो उस चीज़ को लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी बोलते हैं। इसमें स्टाफ मैनेजर जो है, दोज हु असिस्ट लाइन मैनेजर एंड प्रोवाइड देम एडवाइजरी एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज। फिर उसके बाद आ जाता है यूनिटी ऑफ कमांड सिस्टम। अब यूनिटी ऑफ कमांड सिस्टम ये होता है कि इसकी पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। Like a principle of management that each person should be answerable to only one superior and direction or order should come from one side। अब वो जिस तरह चेन ऑफ कमांड सिस्टम था उसी तरह से ये यूनिटी ऑफ कमांड सिस्टम भी है, और ये आर्मी की इस्तिलाहें हैं जो कि यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। उसके बाद आ जाता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होता है कि लाइक डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी रिजिड होती है इसके अंदर, और आपके जो चीफ एग्जेक्टिव या सीईओ या जो बोर्ड बैठते हैं सिर्फ वही डिसीजन ले सकते हैं, वो उनकी गाइडलाइन के मुताबिक आप काम करेंगे। एक मैनेजर खुद से डिसीजन नहीं ले सकता इसके अंदर, लाइक वेयर द डिसीजन मेकिंग इज़ कंसंट्रेटेड एट सिंगल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन इसके वाइस वर्सा होता है, लाइक द डिग्री इन विच द लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड इन इनपुट और एक्चुअली मेक डिसीजन। अब ये डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट होती है, लाइक आपका अगर स्टाफ हाईली वेल एजुकेटेड है तो फिर वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन मुनासिब रहेगी, फिर उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन रखें। लेकिन अगर एक ऐसा स्टाफ है कि जो हाईली एजुकेटेड नहीं है तो फिर वहाँ पर आपको सेंट्रलाइजेशन ही रखनी पड़ती है। उसके अलावा आपके काम की नोयत पे डिपेंड करता है, कोई ऐसा काम है कि जो आपके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही होगा तो वो चलेगा, वरना नहीं चल सकता, तो वहाँ पर आपको सेंट्रलाइजेशन ही रखनी पड़ेगी। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मिक्सचर भी बनता है, कि जो मुख्तलिफ जो आपके मामलात हैं उनको चलाने के लिए आप कभी सेंट्रलाइजेशन यूज़ करते हैं और किसी डिपार्टमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है डेलीगेशन। अब डेलीगेशन जो है वो रिलेट करता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी अथॉरिटी इज़ जस्ट यूजलेस।
डेलीगेशन जो है वो इज़ एन असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी टू एन अदर पर्सन टू कैरी आउट सम ड्यूटीज़, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। तो जब किसी को आप किसी काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसको जब आप डेलीगेशन के ज़रिए अथॉरिटी नहीं डेलीगेट करेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। ये उसी चीज़ के ऊपर बताया गया होता है कि आप डेलीगेट उसको जो उसकी अथॉरिटी है, जो उसकी पावर है, जिस तरह रिवार्ड पावर, कोहेरेंट पावर, जिस तरह पनिशमेंट की पावर, जिस तरह उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन है उसकी पावर है, तो उसकी बेस के ऊपर ये सारी चीज़ें आती हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट्स हिज वर्क टू सबॉर्डिनेट विथ सम ऑफ हिज अथॉरिटी। यानी कि वो जो मैनेजर है वो अपना काम सबॉर्डिनेट्स को देता है, लाइक कैश कलेक्शन का काम हो सकता है, लाइक कोई क्यूरी डिफरेंट डिपार्टमेंट से कलेक्शन करनी है वो हो सकती है, लाइक अकाउंट्स प्रिपरेशन का काम हो सकता है, लाइक सेल फोरकास्टिंग का काम हो सकता है। तो वो यहाँ पर बताया गया। अब डिफरेंट फैक्टर्स हैं फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए। अब क्लैरिफाई द असाइनमेंट, लाइक इसका मतलब ये होता है कि कोई जो क्लैरिफाई द टास्क, कोई टास्क जो करना है उसके लिए ये डेलीगेट की जाती है ताकि सबको पता हो कि ये अथॉरिटी इसके पास मौजूद है। फिर आता है स्पेसिफाई द एम्प्लॉइज़ रेंज ऑफ डिस्क्रेशन, कि या इसकी ये लिमिट है, ये इसका मतलब है कि द सेकंड वन इज़ कि इसकी अथॉरिटी की ये लिमिट है जो जिस सबॉर्डिनेट को काम सौंपा जाता है। फिर उसके बाद आता है अलाउ द डेलीगेट्स टू पार्टिसिपेट वाइल डिसाइडिंग हिज रेंज ऑफ डिस्क्रिशन, कि जो आपका सबॉर्डिनेट है जिसको आप अथॉरिटी दे रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं, वो उसको इन्वॉल्व किया जाए कि वो पार्टिसिपेट करे कि उसकी कितनी लिमिट हो उसके इख्तियारात की, उसकी अथॉरिटी की, उसकी पावर की। फिर आता है इन्फॉर्म अदर्स दैट डेलीगेट्स हैज़ अकर्ड। अब इसमें आता है कि दूसरों को इन्फॉर्म करना, दूसरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन्फॉर्म करना कि भाई इसको एक काम करने की ये अथॉरिटी डेलीगेट की गई है, जिसकी वजह से अब इसके पास ये पावर हैं, ये इख्तियारात हैं कंपनी की तरफ से कि ये काम करेगा। उस चीज़ को कहते हैं इन्फॉर्म अदर्स दैट डेलीगेशन हैज़ अकर्ड। फिर उसके बाद आ जाता है इस्टेब्लिश फीडबैक चैनल टू अवॉइड मिस यूज़ ऑफ डेलीगेशन अथॉरिटी। अब ये डिफरेंट फैक्टर्स थे फॉर अफेक्टिव डेलीगेशन के लिए। डेलीगेशन एक काफ़ी अहम टॉपिक है, इसके ऊपर हम एक और प्रॉपर पूरी वीडियो बनाएंगे कि जो डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं वो क्यों डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट की जाती हैं, क्यों, और उनके मिसयूज़ कैसे होते हैं, उनको मिसयूज़ को रोकने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाने चाहिए। और ये डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो अभी हमने डिस्कस किए हैं इसके, और बाकी डिटेल में इसकी हम एक और वीडियो भी बनाएंगे। ये जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ये पूरे का पूरा जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप इसको बआसानी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।